1947 में धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान ने कभी धर्म का पालन किया ही नहीं। उस देश की बुनियाद में ही घृणा, बेईमानी, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथ और भ्रष्टाचार है। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान तबाह होता गया। पाकिस्तान में बिल्कुल शुरुआत से ही या तो सत्ता उन लोगों के हाथों में रही जो सेना की कठपुतली बनकर राज चलाते रहे, या फिर खुद सेना की ही तानाशाही वहां पर चलती रही। हालांकि शुरुआत में यानी आजादी के समय पाकिस्तान के लोगों की भी अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। उनके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिया करते थे, अच्छी तालीम पाते थे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने धीरे धीरे मजहब का ऐसा जहर बो दिया कि पाकिस्तान की हालत जहन्नुम से भी बदतर हो गई। पाकिस्तान कश्मीर के नाम तो कभी इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में ही मशगूल रहा। उसको ये याद नहीं रहा कि कैसे उसकी जेब फट चुकी है और तकदीर भी। आज़ादी के 13 साल बाद यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय करीब करीब बराबर थी। तब भारत में रकम $85 थी और पाकिस्तान में $82। लेकिन आज भारत में प्रति व्यक्ति आय $2711 हो गई है और पाकिस्तान में $1581। उसी तरह 1960 में भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी थी कि नागरिकों की जीवन प्रत्याशा यानी औसत उम्र 45.6 साल थी, तो पाकिस्तान में इसके भी बराबर 44.1 साल थी। लेकिन 2024 आते आते भारत में यह औसत उम्र 72.2 साल हो गई है और पाकिस्तान की 67.8 साल है। अब ऐसे में पाकिस्तान कभी चीन के इशारे पर नाचता है तो कभी अमेरिका के इशारे पर। पाकिस्तान की विदेश नीति का कोई आधार नहीं है। ये जो पाकिस्तान की विदेश नीति है वो अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता, धन लोलुपता के ऊपर आधारित है। पाकिस्तान के जो रियल रूलर, जो पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखती है, अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखती है। और जहाँ कहीं से भी उन्हें कुछ धन और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, उस खेमे में वो जाकर के बैठ जाते हैं। और यही कारण है कि कभी वो चाइना के खेमे में दिखाई देते हैं, कभी अमेरिका के खेमे में जाकर बैठते हैं। और जाहिर है कि जहाँ कहीं से भी उन्हें कुछ धन और कुछ इक्विपमेंट्स मिल जाएं, उस खेमे में जा कर के बैठने की नीति पर चलते रहे हैं। और यही कारण है कि महाशक्तियाँ पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए करती रही हैं। एक वक्त था कि क्रिकेट में भी पाकिस्तान का सिक्का चलता था। 1992 में वर्ल्ड कप विजेता बनकर जब पाकिस्तान उभरा तो किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि 3 दशक में ही पाकिस्तानी क्रिकेट अपने वजूद के लिए लड़ता रह जाएगा। वजूद से याद आया कि पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में है। उसको आप पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आई मुश्किलों और कमियों से समझ सकते हैं। आज पाकिस्तान दवाई, पढ़ाई और कमाई सभी मोर्चों पर विफल है। 2023 में भारत ने शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 4.1% हिस्सा खर्च किया, तो वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 1.9%। इसका असर भी दिखता है कि जहां भारत में साक्षरता दर 80% है, वहीं पाकिस्तान में 58%। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके नेताओं और फौजी प्रमुखों ने सेना पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढा, न ही अपने नागरिकों को बेहतर जिंदगी देने के लिए स्कूल, अस्पताल पर ध्यान दिया, न ही बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था की। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही पाकिस्तान की रियल रूलर है। पाकिस्तान में दिखावे का लोकतंत्र है, दिखावे की जमहूरियत है। और पाकिस्तान की जो जमहूरियत की जो सरकारें होती हैं वो कठपुतली की सरकारें होती हैं, उसको सेना और खुफिया एजेंसी ही नियंत्रित करती है, संचालित करती है और पर्दे के पीछे से सेना ही शासन करती है। और उनकी वजह से ही पाकिस्तान में जो आवाम की स्थिति लगातार दयनीय बनी रहती है। पाकिस्तान कभी भी एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में, एक स्थिर राष्ट्र के रूप में अगर नहीं बन पाया है तो उसके पीछे सबसे बड़े जो अपराधी हैं वो पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI है। एक प्रसिद्ध आर्थिक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी लगातार बढ़ रही है।
वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान में करीब 45% आबादी गरीबी में रहती है, यानी आधी आबादी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल काम है। और उन 45% लोगों में 16.5% लोग तो बेहद गरीब हैं। क्योंकि पाकिस्तान खेती पर आज भी ज्यादा आधारित है, लेकिन वहां खेती भी बहुत खराब स्थिति में है। पिछले साल यानी 2025 में खराब मौसम और कीटों के हमले से ही पाकिस्तान में फसलों के उत्पादन में 40% की गिरावट आई। पाकिस्तान के आतंकवाद से आजीज अगर भारत ने पिछले साल जब सिंधु जल समझौता खत्म किया तो इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी के प्रवाह में 15% की कमी आई, जिससे सिंचाई की दिक्कत बढ़ गई है। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद की नकेल कसने के लिए सिंधु जल समझौता को तोड़ना कैसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। किसी देश की माली हालत खराब होती है तो दूसरे देशों में वो दखल नहीं देता, बंद कर देता है ऐसा काम करना। उसकी नजरें अपने अंदरूनी हालात को सुधारने पे लग जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के तन पर कपड़ा भले ना हो, पेट में रोटी भले ना हो, सम्मान के साथ जीने के लिए पैसे भले ना हो, लेकिन आतंकवादी हरकतें कराने और करने के बहुत कारण उसके पास है। पहलगाम कांड उसका ही नतीजा था, जिसमें 25 निर्दोष भारतीयों की हत्या धर्म पूछकर कर दी गई। उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इससे पाकिस्तान की बर्बादी हुई और दुनिया की नजरों में उसकी आतंकवादी देश वाली छवि और पुख्ता हो। हालांकि पाकिस्तान को तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अरबों की मदद मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगातार बेल आउट पैकेज मिलते रहे। खाड़ी देशों से सहयोग का पिटारा खुलता रहा। पाकिस्तान में सीपैक में अपने निवेश के लिए चीन लगातार पैसा झोंक रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान में हुकूमतों और फौज का भ्रष्टाचार उसको लगातार डुबोता जा रहा है। न पैसों को लेकर पाकिस्तान में कोई पारदर्शिता है, न खर्च को लेकर कोई प्राथमिकता है। और इन सब का नतीजा ये है कि वहां बेरोजगारी दर 7.1% है। महंगाई का आलम यह है कि आटा और चावल जैसे बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस खराब हालत के कारण ही 2025 में 7,60,000 से अधिक पाकिस्तानियों ने रोजगार की तलाश में देश छोड़ दिया। इसीलिए जब भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील की और ट्रंप का टैरिफ 18% पर आ गया तो पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा अपनी हुकूमत और फौज पर फूटने लगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। उसको पता है कि आतंकवादी संगठन उस देश को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं। उसको ये भी पता है कि जिस आतंकवाद को हथियार बनाकर उसने हिंदुस्तान को घाव देने की कोशिश की, वो आतंकवाद पाकिस्तान को भी लगातार घायल कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए धमाके ने बता दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का बबूल बोएगा तो खुशहाली का आम उसमें से नहीं फलेगा। फिर भी पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। आतंकवाद से याद आया कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकी हरकतों से रक्त रंजित है। यहां तक कि पाकिस्तान की तरफ से आतंक का दिया गया संरक्षण और सह क्रिकेट पर भी खून के छींटे डाल चुका है। 3 मार्च 2019 को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तानी आतंकवाद से हुआ, जब पाकिस्तान के लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकाई क्रिकेटरों को ले जा रही एक बस पर 12 बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन खेलने जा रहे थे। इससे दुनिया सन्न रह गई। पाकिस्तान ने 16 साल बाद भी आतंकवाद से पीछा नहीं छुड़ाया, बल्कि उसकी ताज़ा हरकत के बारे में सुनकर आप सोचेंगे ये देश सुधरता क्यों नहीं। जिस श्रीलंका ने पाकिस्तान के आतंकवाद को अपनी क्रिकेट टीम पर झेला था, अब वही
जब उसे T20 का वर्ल्ड कप खेलना है तो भी ये सुधरा नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में टॉयलेट पेपर बनाने में सबसे अहम भूमिका उसकी आतंकवादी गतिविधियों की भी है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने की जगह आतंक की मौत मरने के लिए आतुर रहता है। इसलिए भारत को विवश होकर चलाना पड़ता है ऑपरेशन सिंदूर। जिस भारत से कटकर पाकिस्तान बना था, अगर भारत के रास्ते पर ही चला होता तो दुनिया उसे टॉयलेट पेपर नहीं कहती। हर देश की अपनी पहचान होती है। दुनिया हर देश को उसकी किसी खासियत के कारण याद करती है। अमेरिका अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। रूस अपनी सैनिक ताकत के कारण जाना जाता है। भारत को लोग सबसे बड़े लोकतंत्र और बहुत तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया भर में जानते हैं। अगर छोटे छोटे देशों की बात करें तो जापान से लेकर जर्मनी तक अपनी तकनीक के कारण वो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान पहले से आतंकवाद के कारण जाना जाता है और अब उसकी तारीफ में 4 चांद और लग रहे हैं। उसकी वो पहचान जिसमें दुनिया के लिए वो बन गया है टॉयलेट पेपर। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह स्पेशल में इतना ही। शुभ रात्रि।